A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस जो इनिशियल चैप्टर्स हैं क्लास 6 के, तो उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ईमेल पर। अगर आप मुझसे कोई क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक भी यहीं दिए गए हैं। आप मेरी साइंस एमसीक्यूज की सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहीं शेयर किया गया है। जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम जानते हैं फ्रॉम गैदरर टू ग्रोइंग फूड, तो हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एंशिएंट इंडिया में जो पेलियोलिथिक मैन था वो किस तरीके से हंटर गैदरर होता था। हमने बात किया था कि किस तरीके से हम पेलियोलिथिक एज जो है उसको डिवाइड करते हैं, मीजोलिथिक से अलग करते हैं और नियोलिथिक से अलग करते हैं। तो हमने पेलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल में चैप्टर 1 में और 2 में पढ़ा था, 2 के पार्ट 1 में। उसमें हमने बात किया था कि जो पेलियोलिथिक जो एज थी उसके अंदर जो है ह्यूमन बींग्स, जो हमारे एंसेस्टर्स ह्यूमन से, नॉट होमोसेपियंस, सम अदर काइंड ऑफ ह्यूमन, होमो इरेक्टस एंड होमो होमिनिड्स, तो वो जो थे वो टूल्स को यूज़ किया करते थे, पत्थर के टूल्स को यूज़ किया करते थे। तो ये जो पूरा पार्ट है पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, इन सबको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें किसी के भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं। जो प्रॉपर जो एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री अलग ऐसे होती है क्योंकि जो हिस्ट्री होती है उसको पेन डाउन किया जाता है, मतलब उसमें आपको रिटर्न एविडेंस मिलेंगे, बट प्री हिस्ट्री में आपको कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा। तो हमने बात किया था प्रीवियस 2 चैप्टर्स में पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। तो नियोलिथिक एज कब स्टार्ट होती है? अब तक आपको रट जाना चाहिए था। जो नियोलिथिक जो एज स्टार्ट होती है अराउंड 7000 से 8000 साल बीसी में स्टार्ट होती है और कब तक लास्ट करती है? 3000 बीसी, 2500 बीसी तक लास्ट करती है। मैंने आपको ये जो टाइम पीरियड है वो बताया था। अगर हम टाइम पीरियड को देखते हैं, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर हम टाइम पीरियड में देखते हैं और ये वाला जो टाइम, इसको मैं मान लेती हूँ ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, तो इससे पहले वाला बीसी है, तो बीसी 1 जो है वो बाद में होगा, बीसी 2, सिमिलरली बीसी 5 लाख जो है वो पहले हुआ है। उसके बाद हम 10,000 में आए, 10,000 से फिर हम 8,000 में जा रहे हैं, फिर 8,000 से 2,500 में जा रहे हैं, और ऐसा करते करते फिर एनो डोमिनी वाला पीरियड शुरू हो जाता है जो हमारा मॉडर्न पीरियड है, राइट। और मॉडर्न पीरियड में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो जो है एज जो है, मतलब हम आगे आगे जाते जाएंगे। बट जो पहले वाला एज था, जो एंशिएंट एज था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ता था वो पुराने से पुराना एज होता था। ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अब नियोलिथिक एज की। तो नियोलिथिक का मतलब क्या है? नियो मीन्स न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन। अभी भी हम स्टोन के टूल्स यूज कर रहे हैं, बट हम न्यूलिथिक एज में आ चुके हैं। ये वो एज थी जिसके बाद जो है ह्यूमन बींग्स ने धीरे धीरे सिविलाइजेशन शुरू कर दी थी। मीजोलिथिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक कैसे अलग हुए थे? पेलियोलिथिक खत्म होते होते जो थे ह्यूमन बींग्स आ गए थे। पेलियोलिथिक का जो लास्ट पार्ट था, लोअर पेलियोलिथिक एज, उसके अराउंड जो है हमने आग जलाना सीख लिया था। तो क्योंकि अब हमने आग जलाना सीख लिया था, मीजोलिथिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि अब जो है क्योंकि हमने आग जलाना भी सीख लिया और हमने क्या किया, अर्थ का टेम्परेचर क्योंकि बढ़ने लग गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के वेजिटेशन आ गए। वेजिटेशन, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, एंटीलोप की संख्या बढ़ जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने क्या शुरू किया था मीजोलिथिक एज में? हमने अब बड़े बड़े एनिमल्स को छोड़ के छोटे छोटे एनिमल्स को मारना शुरू किया। छोटे छोटे एनिमल्स को मारने के लिए हमने क्या किया? छोटे छोटे टूल्स बनाए, तीर कमान बनाया। अब क्योंकि खाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, खाने को खोजने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या शुरू किया? हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कौन कौन सी फसलें जो हैं अपने आप जो उग रही थी। अभी तक हमने खुद एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं किया था, मीजोलिथिक की बात कर रही हूँ। तो हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई ये जो फसल है किस सीजन में लग रही है, जब बारिश होती है तब आती है या ठंड होती है तब आती है। तो हमने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि जो एनिमल्स है जिनको हम हंट कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए उन्हीं एनिमल्स को पालना शुरू कर दें अपने खुद के पर्पस के लिए, खाने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। इन सब चीज़ों को सोचने के लिए हमने कितना टाइम लगाया? 7-8 हज़ार साल लगाए हमने। तो जो 8-10 हज़ार से 2-3 हज़ार साल, 10,000 बीसी से खत्म होती थी पेलियोलिथिक एज।
बीसी से लेके 10,000 बीसी से लेके 8,000 जो बीसी था वो होती है मीजोलिथिक एज, और फिर नियोलिथिक एज स्टार्ट होती है। तो 2-3 हज़ार साल हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करते रहे। एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, सिर्फ स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ। एग्जैक्टली हम बिल्कुल भी जान नहीं सकते, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग वाली टेक्निक है वो भी, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, जो मैंने आपको साइंस में भी पढ़ाया था, राइट। तो बात क्या कर रहे हैं अब हम, नियोलिथिक एज की तरफ हम एडवांस कर रहे हैं। मीजोलिथिक में हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। अब नियोलिथिक एज आते आते क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये जो तरीके की क्रॉप है ये इस सीजन में ज़्यादा अच्छे से लगती है। तो हमने क्या किया, उसको अपने पास उगाना शुरू किया। जो हमारी लैंड थी उसको हमने क्लियर करना शुरू किया। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपको खाने की खोज में ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपका जो टाइम बचेगा आप उसको किसी और चीज़ में लगाना शुरू कर दोगे। फिर उन्हें शुरू हुई धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। और अगर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरुआत होती है, जो मीजोलिथिक में हो गई थी धीरे धीरे, जो नियोलिथिक में फुल फ्लेजेड दिखाई देगी आपको, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको अगर किसी की फसल लगी हुई है, आप खुद सोचिए घर में अगर आपका कोई जानवर रह गया या फसल लगी हुई है, तो आप चाहेंगे कि पूरा की पूरी फैमिली बाहर ना जाए, कोई और हो जो उसका ध्यान रख पाए। इसकी वजह से स्टार्ट हुआ, मैन अलग काम करना शुरू किया। आई डोंट नो मैन थे या वुमेन थी, दोनों साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन कुछ लोगों को घर पे रहना पड़ता था और कुछ लोग शिकार के लिए बाहर निकल जाते थे या किसी और एक्सपीडिशन के लिए। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ये सारी स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आपको ताकि आपके दिमाग में लॉजिक्स बने कि किस तरीके से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की, किस तरीके से शुरुआत होती है एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल रियरिंग की, किस तरीके से शुरुआत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट फेज था हिस्ट्री का, उसको प्री हिस्ट्री का, हमने उसे नियोलिथिक कहा। नियोलिथिक भी प्री हिस्टोरिकल ही है। जो नियोलिथिक है, न्यू का मतलब न्यूलिथिक का मतलब स्टोन। अब जो बात होती है नियोलिथिक जो है, न्यू स्टोन एज है, वो शुरुआत होती है 8,000 साल बीसी से। टर्म को किसने कॉइन किया, टर्म कॉइन किया गया जॉन लुबॉक। जॉन लुबॉक जो है उन्होंने नियोलिथिक टर्म को कॉइन किया उस टाइम पे जब इन्होंने डिस्कवर किया होगा। जो चीफ करेक्टर्स थे इस एज के क्या थे, न्यू टाइप ऑफ सेटलमेंट्स हमको देखने को मिले एंड पॉलिश स्टोन्स हमको देखने को मिले। पॉलिश स्टोन क्यों, ताकि हम दूर बैठ के ही तीर के ऊपर लगा के तीर से उसको मार पाए। न्यू टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, नए तरीके के सेटलमेंट्स क्यों मिले, अब हमने स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया था। अब हमने जो है वहाँ पे खोद के अपने खेत बनाया, खेत में हमें अपने फसलें उगानी है, उसके साइड साइड में जानवर रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी। अब अगर आप ये खेत में कुछ अपने ग्रेन्स को उगाएंगे, गेहूँ चावल कुछ भी बाजरा, तो आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे पॉट्स भी मिले, स्टोर करने के लिए हमें बास्केट्स भी जैसी चीज़ें भी दिखाई दी। यहाँ पर न्यूलिथिक एज की बात हो रही है। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड ने मार्क किया बिगनिंग ऑफ सिविलाइज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो हमने पौधे उगाना शुरू किया, प्लांट्स उगाना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो यही डिफरेंस है नियोलिथिक में पेलोलिथिक से। मीजोलिथिक उसका ट्रांजिशन है जिसमें हम समझ रहे थे। तो नियोलिथिक और पेलोलिथिक में ये मेजर डिफरेंस है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए, कल्टीवेशन खुद से उगा रहे हैं, अभी तक नेचर उगा रही थी, हम सिर्फ उसको खा रहे थे, गैदर कर रहे थे। अब क्या किया, हमने खुद उगाना शुरू किया, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि हम खुद भी प्लांट्स लगा सकते हैं। हम उस तरीके के प्लांट्स लगा सकते हैं जो हमारे को ज़रूरत है, हमें अच्छे लगते हैं, हमें फ़ायदेमंद है। हमने उस तरीके के प्लांट्स को लगाना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, वही मैंने आपको बताया, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। अब अगर आपका खेत है, आपके जानवर हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे, अगर आपका खेत है तो आप कोशिश करोगे कि आप वहीं रहो, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना आप पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपका खेत रह जाएगा पीछे। तो विलेज की स्टार्टिंग होती है यहीं से, लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और विलेज की स्टार्टिंग यहाँ से देखी जाएगी, राइट। करेक्टर्स अगर हम बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स न्यूलिथिक एज के, तो क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और क्या होता है, नए सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है, पॉलिश टूल्स मिलते हैं हमको, स्टोन के ग्राइंडिंग पॉलिशिंग की जा रही है उनकी, शार्प एज जो है उनकी, क्यों है शार्प एज, ताकि वो तीर में लग सके। पॉटरी का यूज शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ पॉटरी का यूज, क्योंकि वो फूड को स्टोर करने की हमें जरूरत पड़ी। और बरियल्स ऑफ डेड, अब क्योंकि हम एक जगह पे रहना शुरू कर दिए थे, तो पहले क्या होता था, हंटर गैदरर थे, तो अगर कोई भी हमारा फैमिली का मेंबर, या फैमिली ना कहें, कोई भी जो मेंबर होता था उस स्पीशी का, अगर वो मर जाया करता था तो क्या करते थे, उसको वहीं छोड़ दिया जाता था, या फिर पता नहीं उसका क्या होता था। बट जैसे जैसे अब सेटलमेंट मिलना शुरू हुआ नियोलिथिक एज में, तो हमने देखा कि हमने अपने डियर वंस को दफनाना, बरियल्स भी शुरू कर दिया, उनको दफनाना शुरू कर दिया। जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हम उनको दफनाते थे, उस जगह पे या उसके आसपास।
तो ये सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। जब अगर आपको दफन किए हुए लोग मिलते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप समझ लीजिए कि वो सिविलाइज सोसाइटी की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब ये है कि किसी ने उसको ला के प्रॉपर तरीके से वहाँ पे दफनाया है। ओके, तो इससे आपको पता चलता है। तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, ये सारे उसके कुछ करेक्टर्स थे। करेक्टर्स को कोरिलेट कर लो, फिर आपको मीजोलिथिक में क्या हुआ था, पेलियोलिथिक में क्या हुआ था, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो आप नियोलिथिक एज की अगर बात करेंगे तो आप देखिए न्यू स्टोन एज, जिसको हमने कहा एग्रीकल्चर की शुरुआत है, बरियल्स की शुरुआत है, टेम कर लिया हमने एनिमल्स को, हाउस बनाना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट्स। अब हम हैंडीक्राफ्ट्स में क्या कर रहे हैं, पॉट्स वगैरह बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, हमको अपने जो दाने हैं गेहूं के, चावल के, उसको स्टोर करना है, राइट। हाउसिंग किया शुरू, विलेज की शुरुआत होती है, लूम की शुरुआत होती है, हमने लूम्स को भी शुरू कर दिया। हमें कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि खाली टाइम था, जब आप खाली बैठते हो तो नए नए आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, राइट। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट्स। साइट्स क्या होती थी, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। साइट्स वो जगह होती थी जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन बींग सेटल हुए, उस जगह को उन्होंने यूज़ किया, उसको यूज़ किया होगा तो वहाँ घर बनाए होंगे, कुछ और साइट्स बनाए होंगे, तो उनको हम साइट्स कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियोलिथिक साइट्स हमको कहाँ मिलती हैं, तो हमें मेहरगढ़ में मिलती है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुरज़होम एंड गुरफकल जो है कश्मीर में है, कोल्डिडवा एंड महागरा ये बेलन वैली यूपी में है, चिरान जो है बिहार में है, असम की हिल्स में भी, मेघालय की हिल्स में, नागालैंड के हिल्स में मिले हैं हमें, संगनाकालू और ब्रह्मगिरी, मस्की, टिकलीहल, हलुर, ये सब हमें कर्नाटका में मिले। अब कर्नाटका में याद करिए, हमने पहले वाली साइट्स भी देखी हैं कर्नाटका में हमें और साइट्स भी मिली हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक भी। उटनूर, नागार्जुनकोंडा, बुदिहाल आंध्र प्रदेश में मिली हैं हमको, पियामपल्ली जो है हमको तमिलनाडु में मिली। ये सारी साइट्स हैं जो हमें नियोलिथिक साइट्स मिली हैं। कुछ साइट्स जो मैंने बताया ओवरलैपिंग रहेंगी, वो साइट जो है पैलियोलिथिक पीरियड में यूज भी होगी, मीजोलिथिक में भी होगी और नियोलिथिक में भी होगी। जब आप रिवाइज करेंगे तो कम से कम ये वाला जो चार्ट होगा निकाल के उसको जरूर रिवाइज कर लेंगे, कौन कौन सी साइट्स हमें कहाँ कहाँ पे मिल रही है, राइट। अब अगर आप नियोलिथिक साइट की लोकेशन देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, देख लीजिए मेहरगढ़ कहाँ पे है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में दिख रहा है आपको, बुरज़होम है और जो है ये कश्मीर में, श्रीनगर में है। इसी तरीके से देखिए ये चिरान जो है पटना में है, इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे कौन कौन से साइट्स हैं ये आप देख लीजिए, हमने इनके नाम देख लिए हैं। तो ये सारी हमें अलग अलग साइट्स मिली थी। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो एनसीईआरटी ने डिस्कस की हैं डिटेल में फोटोग्राफ्स के साथ, उनको हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी उस साइट को डिस्कस करता है तो आप ये समझ लीजिए उस साइट से क्वेश्चन उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या था इन साइट्स का। इससे हमें पता चला कि जो हैबिटेट था लोगों का एज ऑब्जर्व फ्रॉम ड्वेलिंग पिट्स ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो हमको मिले हैं, हमें मतलब पिट्स के फॉर्म में सेटलमेंट्स मिली हैं, पिट्स के फॉर्म में हमें रहने की जगह मिली है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या था, हमें न्यूलिथिक साइट मिली, हमें समझ में आया कि पिट्स की तरह घर बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने, हैबिटेट्स। न्यूलिथिक जो टूल्स थे हमें वो मिले, वो कैसे थे, बोन के टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, शार्प टूल्स थे, हमें पॉटरी मिलती है वहाँ से, हमें अदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, फ्लोरल एंड फॉनल रिमेन्स मिलते हैं, हमें पेड़ों के अवशेष मिलते हैं, जानवरों के अवशेष मिलते हैं। हमें ये सब कहाँ मिल रहा है, बेलन वैली के पास हमको ये मिल रहा है। स्टडी ऑफ टूल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। हमने क्योंकि टूल्स को देखा, इसी तरह से हम समझने की, हमें समझ कैसे आया कि वो लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था, क्योंकि जो हमें एनिमल्स की जो हड्डियाँ वहाँ पे मिली वो वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट थी। तो हमें समझ में आता है कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो होंगे ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे, थोड़े छोटे होंगे, वाइल्ड एनिमल से अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्रेन्स मिले, तो हमें समझ में आया कि भाई ये लोग खेती करना शुरू कर दिए थे, तभी हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं। हमें पॉट्स मिले कि उसके अंदर स्टोर कर रहे थे, तो इस चीज़ों से हम कोरिलेट करते हैं। जले हुए ग्रेन्स मिले हैं कुछ जगह से, जिससे हमें क्या पता चलता है, क्रॉप कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अब क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसे खा भी रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक्सकवेशन ऑफ बोन्स फ्रॉम महागारो एंड चोपानी शोज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। चोपानी जो साइट है, महागारो जो साइट है, ये जो साइट से हमें क्या मिला, यूपी में है ये साइट्स, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साइन, शीप, गोट, उसके स्केलेटन्स हमको मिले, उसके जो हड्डियों के ढांचे होते हैं वो हमको यहाँ पे मिले हैं। जो टूल्स थे अब न्यूलिथिक साइट के, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। वो जो टूल्स थे वो कैसे थे, कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टूल्स हैविंग स्मूथ सरफेस एंड वेल राउंड सिमेट्रिकल शेप्स थी इनकी।
जो कुछ ऐसे टूल्स थे जिनको हमने शार्प करके बनाया था, शार्प एंड पॉलिश टूल्स थे, जिसको हम किस में यूज कर रहे थे, तीर कमान बनाने में, भाला बनाने में, राइट। जो ग्राउंड स्टोन टूल्स थे न्यूलिथिक के इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस एंड सेल्ट। हथौड़े जो होते हैं ना, उस तरीके की चीजें हमको वहां पे, कुल्हाड़ी, वो चीजें हमको मिल रही थी। स्टोन टूल के अलावा हमें किस चीज के टूल्स मिल रहे थे, बोन्स के भी। हमने जो हड्डियां थी उसको शार्प करके उसके भी टूल्स बनाए थे। क्या बना दिए थे हमने, उसकी सुइयां बना ली थी, नीडल, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स। ये सब हमने क्यों बनाए थे, नीडल्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने एनिमल्स की जो स्किन थी उसको सिल के कपड़े भी बनाना शुरू किए थे। बैंगल्स, ईयर रिंग, सब खाली टाइम था तो उन्होंने देखा कि भाई हम अपने आप को ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं उस चीज से। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। टूल्स देखिए किस किस तरीके के शार्प टूल्स आपको मिल रहे हैं, इस वाले चार्ट से आप देख सकते हैं। देखिए पॉइंटेड हेड है उसके, उसको शार्प किया गया है। इस तरीके की जो चीजें हैं, आपको बोन्स तो मिल जाएंगी लेकिन स्टोन के टूल्स आपको इतने शार्प नहीं मिलेंगे, तो उसको किया जाता है शार्प। ये जो चार्ट है इसमें मैंने आपको पेलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के डिफरेंस को दिया है। जो पेलियोलिथिक साइट थी वो फर्स्ट फेज था स्टोन एज का, हंटर गैदरर से। नियोलिथिक तक आते आते हमने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, ये सब शुरू कर दिया, टेक्सटाइल। ये जो थी उसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 2.5 साल से 5 लाख साल से लेके 10,000 BC तक है। ये 8,000 BC से 3,000 BC तक है। पेलियोलिथिक ह्यूमन जो था वो हंटर गैदरर था, इन्होंने अपना एग्रीकल्चर के लिए सेटलमेंट शुरू कर दिया। जो पेलियोलिथिक ह्यूमंस थे, वाइल्ड एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स थे उसको हंट करते थे। ये लोग क्या करते थे, इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था एनिमल्स को अपने लिए, कि भाई पाल लो उनको, जब खाना होगा खा लो। तो वो छोटे एनिमल्स को हंट करते थे। ह्यूमन लिव्ड इन केव्स, ये केव्स में रहते थे, ये अपने घर बना के रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। जो पेलियोलिथिक ह्यूमंस थे वो सिंपल टूल यूज करते थे, ये लोग शार्प टूल्स यूज करते थे। पेलियोलिथिक ह्यूमंस थे वो केव पेंटिंग्स बनाते थे, और ये क्या करते थे, नियोलिथिक ह्यूमंस, ये कॉम्प्लेक्स कार्विंग्स करते थे, अपनी पॉटरी बनाते थे और टोम्स बनाते थे, राइट। तो इन्होंने गुफाओं में रहना बंद कर दिया था, तो गुफा में रहेंगे नहीं तो पेंटिंग भी नहीं बना रहे हैं गुफा के अंदर। तो गुफाओं में जो मोस्टली पेंटिंग्स बनाई हैं वो हमने पेलियोलिथिक पीरियड की है, ठीक है। तो नियोलिथिक वाले क्या कर रहे हैं, वो पॉटरी वॉटरी बनाने में बिजी है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकेशन अभी अभी स्टार्ट किया है, उनको अच्छा लग रहा था, उनके लिए डिफरेंट चीज थी, राइट। जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल्स का, वो क्या होता है, डोमेस्टिकेशन का मतलब एनिमल या प्लांट दोनों का हो सकता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे, खुद से उनको पालेंगे। तो अगर हम खुद से पालेंगे या हमको खुद से कोई पौधा लेके आना है, तो आप अच्छा सा अच्छा ढूंढ के लाओगे वाइल्ड में से, उसको लाके फिर अपने घर में उगाओगे, फिर उससे और बर्ड्स निकलेंगी तो उससे और पौधे बनाओगे, यही करते हो आप। सिमिलर है एनिमल्स, जब आप कोई अपना डॉग या कैट खरीदने जाते हो, या अगर रूरल एरिया में आप अपनी गाय या भैंस खरीदने जाते हो, तो आप उसको चूज करते हो कि आपको कौन सी चाहिए। तो सिमिलरली हमने भी यही किया था, उस टाइम के ह्यूमन बींग्स ने यही किया था। डोमेस्टिकेशन में उन्होंने चूज किए थे अच्छे पौधे, अच्छे एनिमल्स को। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट आर यूज्ड एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो हम कुछ खा रहे हैं वो उसकी शुरुआत जो है कई कई हजार साल पहले हुई है। तब सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए गए थे एनिमल्स, तब हमने उनको खाना शुरू किया था। कुछ जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे उनको भी डोमेस्टिकेट किया गया था, जैसे वीट और बार्ले है। मैंने बताया ना, हमने ऑब्जर्व किया कि भाई गेहूं लग रहा है, अपने आप से लग रहा था गेहूं एक घास है, बार्ले भी एक घास है, अपने आप से लग रहा था। उन्होंने देखा उसके ग्रेन्स को हम खा सकते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि भाई हम कैसे खा सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने उसको उसके सीजन के अकॉर्डिंग खुद उगाना शुरू किया। हमें फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन सा एनिमल था, वाइल्ड एंसेस्ट्रल ऑफ डॉग। तो डॉग्स के साथ जो हमारा नाता है वो कई हजार साल पुराना है। पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया है, माना जा रहा है कई कई एविडेंस के थ्रू कि वो पहला डॉग था जिसको हमने पाला। उसी के बाद हमने किसी हिरन विरन गाय वगैरह को पाला था। कुछ और एनिमल, शीप, गोट, कैटल, पिग्स जो थे, ये सब भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। कैसे पता चलता है, क्योंकि इनके स्केलेटन्स मिलते हैं। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल थे उसमें मैंने बताया आपको सिलेक्ट किए गए और उनको ब्रीड कराया गया। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो थे वो धीरे धीरे डिफरेंट हो जाएंगे वाइल्ड से, क्योंकि आप चूज करके उनको ले आए, अब उन्हीं को आप ब्रीड करा रहे हो। तो जेनेटिक जो इवोल्यूशन है, अगर आपने मेरी साइंस की क्लासेस भी अटेंड की हैं तो आपको पता है जेनेटिक्स कैसे चेंज होता है। मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या होगा, जेनेटिक्स मॉडिफाई होता जाएगा। तो क्या हुआ, वाइल्ड एनिमल्स जो थे डोमेस्टिकेटेड से एकदम अलग हुए। कैसे हमको पता चलता है, हमको पता चलता है उनके जो अवशेष मिले हैं, उनके दांत, उनकी हड्डियां, वो सब देख के हमको पता चला है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो अलग थे, डिफरेंट थे। मतलब प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया हमने, सिलेक्ट किया क्रॉप को, फिर हमने उनको खुद से उगाया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लार्ज ग्रेन साइज आता गया, और ये जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट थे ये वाइल्ड वालों से अलग होते गए। सीड्स जो हमने सिलेक्ट किए थे प्लांट्स के, वो प्रिजर्व किए गए, उन्हीं को उगाया गया। उसी को उगाओगे तो
उसी की तरीके के और प्लांट्स बनेंगे, फिर उसमें से भी अच्छे अच्छे सीड्स आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर अगली बार उसको उगाओगे। तो क्या होगा, जो नए नए पौधे आते जाएंगे वो अच्छी अच्छी वैरायटी के होते जाएंगे। तो एग्जाम्पल है, मेजर फूड प्रोडक्शन साइट अगर आपको कहाँ से मिलती है तो मेहरगढ़ से आपको मिलती है। अभी हम साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेन्स एंड बोन्स और साइट्स कहाँ पे मिलती हैं, तो वीट, बार्ले, ये वाला चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड कर लेना, रिवीजन पर्पस में भी आप इसको यूज कर लेना। वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल, ये सब हमें कहाँ मिल रहे हैं, ये हमें मेहरगढ़ साइड में मिल रहे हैं जो पाकिस्तान में है। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, ये सब कहाँ मिल रहा है, कोल्डीवा में मिल रहा है हमको, उत्तर प्रदेश में। राइस और कैटल्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, महागाड़ा में मिल रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वीट और लेंटिल हमें मिले हैं कश्मीर में, बुरजा होम में भी हमें वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल के अवशेष मिले हैं। चिरांड जो है बिहार के अंदर, उसके अंदर हमें वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, ये सब मिला है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना है हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है। रट्टे एकदम नहीं मारने आपको कि भाई हमको वीट का अवशेष कहाँ मिल रहा है, राइस का अवशेष हमें जैसे उत्तर प्रदेश में मिला है। ब्लैक ग्राम, अगर आपको कोई ऐसा डिफरेंट चीज दिखाई दे तो उसको आपको पता होना चाहिए। हैलुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसमें हमको मिलेट्स, पिग, शीप, गोट, ये सब मिले हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, आपको क्विकली पता चल जाए कि इन साइट्स पर हमको ये चीजें मिली हैं। इसी से हमने बताया है कि भाई न्यूलिथिक एज में क्या कर रहे थे लोग। अब न्यू वे ऑफ लाइफ क्या था उनका, मैंने आपको समझा दिया। न्यू वे ऑफ लाइफ में ये क्या कर रहे थे, उनके पास टाइम था, अब इनको एनिमल्स को अपना खाना ढूंढने के लिए दूर दूर जाने की जरूरत नहीं थी, घर के पास ही एनिमल्स मिल जाते थे इनको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका था, घास के मैदान उग चुके थे, उन घास के मैदानों में हिरन रहते थे, अलग अलग रहते थे, जो जो उनको चाहिए था, जैसे हिरन उनको खाना है फॉर एग्जाम्पल, या शीप खानी है, गोट खाना है, तो वो उसको खुद ही पाल लेते थे, जब आपको खाना है जाके खा लो। या फिर क्या होता था, आसपास भी बहुत सारे एनिमल्स बढ़ गए थे, दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, तीर बना लिए थे उन्होंने, भाले बना लिए थे, तो उसको मार के लिया जाता था। तो जो बाकी का टाइम बचता था उसमें क्या कर रहे हैं, क्ले पॉट्स बना रहे हैं, बास्केट्स बना रहे हैं, पिट्स बना रहे हैं अपने रहने के लिए, डग पिट्स इनटू ग्राउंड, फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने शुरू किया। एनिमल्स जो दैट आर रियर्ड वर ऑल्सो सोर्स ऑफ फूड, यही मैंने बताया आपको। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉटरी जो थी बढ़ गई थी। पॉटरी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई, क्योंकि फूड ग्रेन्स हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अब उनको स्टोर करना था, तो इसलिए पॉटरी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल में क्या था, पॉटरी बना रहे हैं हम, तो अलग अलग तरीके के पॉटरी क्या है, अर्दन पॉट्स हैं, मिट्टी से बनाते हैं आप, जो घड़े मटके वगैरह बनाते हैं तो मिट्टी से बनते हैं, तो ये न्यूलिथिक साइट पे हमको मिलते हैं। जो पॉट्स थे इनिशियली मेड बाय प्लास्टरिंग क्ले अराउंड द बास्केट। पहले जो पॉट था, अच्छा ये आपके में एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, जो सबसे पहला पॉट बना है वो पॉटर्स व्हील पर नहीं बना। पॉटर व्हील जो उसको गोल गोल घुमाता है फिर वो मटका बनता है, प्रॉपर शेप का बनता है, वो नहीं था। पहला जो सबसे पहला पॉट बना उसको हमने कौन से टेक्निक से बनाया, कोई बास्केट बना ली, कोई भी लकड़ी वकड़ी की बास्केट बना ली तिनकों की, उसके ऊपर चिपका चिपका के प्लास्टर कर करके उसको पहला पॉट हमने बनाया है। पहला पॉट पॉटर्स व्हील में नहीं बना, दिस इज वन फैक्ट विच यू शुड नो। तो उनको धीरे धीरे फिर सुखाया गया, फिर उसको गर्म किया गया, फायर पे जलाया गया, तो फिर वो पक्का बन जाता है। तो ग्रेजुअली जो पॉट्स थे टर्न्ड ऑन व्हील, लेटर ऑन जो पॉट्स बने हैं वो पॉटर्स व्हील के ऊपर बने हैं, जिसको बोलते हैं कुमार, वो गोल गोल घुमाता है, उसके ऊपर बने हैं। कभी कभी जो हमारे पास ज़्यादा टाइम होता था उस टाइम पे, तो कुछ लोग अपने पॉट्स को डेकोरेट भी करते थे। जो लोग थे वो क्या करना शुरू कर दिया था, कुकिंग फूड भी शुरू कर दिया था उन्होंने, तो कुकिंग के लिए भी उनको पॉट्स की ज़रूरत थी, फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए और कुकिंग के लिए। अब अगर वो डेकोरेट भी कर रहे हैं तो आप समझ लो मे बी शायद वो गिफ्ट वगैरह भी करते हों लेटर ऑन किसी को। सोशल लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ, सोशल लाइफ में क्या हुआ, क्लियर कट फॉर्मेशन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। मैंने आपको बताया डिविजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को घर पे रुकना था, उनको अपने एनिमल्स को और खेतों की रक्षा करनी थी, कुछ लोगों को आगे जाना था शिकार करने के लिए। तो विमेन जो थी डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। विमेन और क्या कर रही थी, थ्रेशिंग, हस्क और ग्राइंडिंग ग्रेन, ये सब भी कर रही थी। तो खेती के काम में विमेन लगी हुई थी। जो चिल्ड्रन थे टुक केयर ऑफ प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, जो बच्चे थे वो ये सारे काम करते थे। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, वो सब छोटे छोटे से वो बना के वो भी देखते थे। ये सारी चीज़ें हमको बाद में भी देखने को मिली हैं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत या रामायण के टाइम को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको स्टोरीज में क्या मिलेगा कि जो कृष्ण भगवान है वो अपनी गायों को चरा रहे हैं। तो मतलब वो वहाँ का लाइफस्टाइल बन गया था कि आप जो है बच्चे जो है वो लेके जाएंगे, जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाएंगे वो हर्ड को लेके जाएंगे और उसको
उसको ध्यान रखेंगे उसका और शाम को उसको लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हमने अडॉप्ट करते गए, जो डेवलप हुई इस जगह पर। लेटर ऑन जो सिविलाइजेशन और आती गई उसमें वो चीज़ें अडॉप्ट होती गई। जो अब ये तो सारा काम वुमेन और बच्चे कर रहे थे, तो मेन क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल, बड़े बड़े जो हर्ड्स थे एनिमल्स के उसको वो लीड करते थे इन सर्च ऑफ पास्चर्स। अब भाई अगर आप गायें पालोगे, बहुत बहुत हजार हजार गायें पाल लोगे या हिरन पाल लोगे, तो उनको घास भी चाहिए। भेड़ें पाल लोगे तो उनको पास्चर्स को उनको ढूंढने के लिए लेके जाना पड़ता था। क्लीनिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों मिलके उनकी क्लीनिंग और मिल्किंग करते थे। मैन और वुमेन जो थे दोनों मिलके पॉट्स, टूल्स और हट्स बनाते थे। सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग देयर हट्स भी यूज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्लोथ्स को वीव करना शुरू कर दिया था। मतलब वो सब काम शुरू कर दिए थे जो कि एक सिविलाइज्ड विलेज के अंदर होने चाहिए। पीपल बिगेन टू डिफरेंट वर्क ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग काम शुरू कर दिए उन्होंने। सम मैन रिगार्डेड एज लीडर, हमें बिल्कुल अच्छे से पता नहीं है नियोलिथिक के बारे में कि लीडर्स थे या नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जो है लीडर्स थे उसमें से। वो या तो ओल्ड होंगे या तो एक्सपीरियंस होंगे या फिर बहुत ब्रेव वॉरियर्स होंगे, जैसा कि आप देखेंगे ट्राइब्स में क्या हो रहा है, वहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओल्ड वुमेन वर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, तो जो जितना ओल्ड होता था उसके पास उतने एक्सपीरियंस होते थे। पहले हम उसको लिख के तो नहीं रख रहे थे, तो एक दूसरे से ऐसे पास ऑन होते थे कि भाई मेरे दादी ने बताया, परदादा ने बताया, इस तरीके की बातें, तो वो स्टोरीज के फॉर्म में आगे आगे जाती थी। इसीलिए जो जितना ओल्ड होता था उसको उतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि उसके पास उतना ही एक्सपीरियंस होता था, उतनी ही ज़्यादा विजडम हुआ करती थी। तो ये सब लाइफस्टाइल था। सेटलमेंट में हमने क्या शुरू कर दिया? हट्स और हाउसेस बनाना शुरू कर दिए। पिट हाउस थे वो बहुत ज़्यादा मिले हैं हमको। बुर्जा होम जो है, बुर्जा होम में क्यों हमें पिट हाउस बने हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती थी, कश्मीर की बात हो रही है, तो पिट हाउस बनाए जाते थे नीचे खोद कर, विच वर डग इनटू ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, तो वो पिट हाउस बनाए जाते थे। सम हाउसेज वर रेक्टेंगुलर इन शेप, और उसके अंदर कुकिंग हर्ट्स भी होते थे, जो कुकिंग करने की जगह होती थी, घर के अंदर भी होती थी, घर के बाहर भी होती थी। जो उसकी रूफ होती थी वो बेम्बू की या किसी पेड़ों के डालियों की बनाई जाती थी। तो धीरे धीरे ये सब क्या बताता है? ये सारी चीज़ें बताता है कि विलेज का कल्चर शुरू हो गया था। डिस्टिंक्टिव लाइफस्टाइल ऑफ विलेज इसमें शुरू हो गया था। हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं अपार्ट फ्रॉम वन लाइनर, तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। नियोलिथिक, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट मिल जाती है कि भाई नियोलिथिक लाइफ में जो है विलेज का कल्चर नहीं शुरू हुआ था, लोग जो है पॉटरी बना रहे थे और लोग जो है अभी भी बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करते थे। तो बड़े बड़े एनिमल्स को हंट नहीं करते थे, पॉटरी बना रहे थे, विलेज का कल्चर शुरू हो चुका था, राइट। तो ये आपको सब समझ में आएगा। ये देखिए बुर्जा होम का एक आपको ड्वेलिंग हाउस दिखाई दे रहा है, खड्डा खोद के और अंदर अंदर खोद के रूम्स वगैरह बनाए गए हैं। तो इस तरीके के हाउसेस मिले हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने ट्राइब के बारे, ट्राइब वर्ड बोला, तो ट्राइब क्या थी? अब आप देखिए कि एक विलेज के अंदर कुछ लोग रहना शुरू कर दिया, ग्रुप ऑफ पीपल जो वो साथ साथ में रह रहे हैं, स्मॉल सेटलमेंट उन्होंने बना दिया, एक विलेज की तरह फॉर्म कर दिया उसको, तो उसको हमने ट्राइब कहा। एक ही तरीके के, एक ही ग्रुप के लोग थे, एक ही ग्रुप में रह रहे थे, उसमें काफ़ी सारे फैमिलीज रहे होंगे, तो वो सबको हमने कहा ट्राइब। मेंबर ऑफ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग और हर्डिंग, फिशिंग, ये सब काम करते थे वो। ट्राइब जो थे दे हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन, उनका कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करते हैं। मान लीजिए ट्राइब्स का कोई देवता है तो उसको सारे फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि कोई प्लांट है या कोई ट्री है जिसको वो बहुत सैक्रेड मानते हैं, तो सारे के सारे उसको सैक्रेड मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे, राइट। म्यूजिकल स्टोरीज, पेंटिंग, एक ही तरीके की पेंटिंग बनाएंगे। मान लीजिए एक तरीके की पेंटिंग की फॉर्म उन्होंने बनाना शुरू कर, तो सारे बच्चे वगैरह सब लर्न कर लेंगे उसको, वो सारे वही पेंटिंग बनाना शुरू कर देंगे। तो उनका अपना बिलीफ सिस्टम था गॉड गॉडेसेस का। नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ट्राइब्स की एक खास बात होती थी कि उस टाइम पे कोई भी रिच और पुअर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता था। डिजीजेज ऑल्सो बिगेन टू स्प्रेड एज ए रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट इन द विलेज। अब एक चीज़ और देखिए, जब लोग विलेज में सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो पास पास में रहेंगे, तो एक पर्सन को अगर कोई डिजीज है, अगर कम्युनिकेबल डिजीज हुई तो वो स्प्रेड भी करेगी। तो डिजीजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले लोगों को डिजीज होती थी नहीं होती थी हमें मालूम भी नहीं है, और होती भी नहीं होंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल उनका इतना खतरनाक होता था, पूरे दिन दौड़ता रहना है खाने की तलाश में। आधी से ज़्यादा डिजीजेस क्या हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, तो वो होती थी। हमें यहाँ पर बरियल साइट्स भी मिली हैं, मतलब मैंने वही बताया कि अगर आप विलेज लाइफ में रहना शुरू कर दोगे तो आपके डियर वंस जो होंगे आप उनको प्रॉपर तरीके से दफनाओगे उनकी डेथ के बाद। तो नियोलिथिक पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट। तो हमें ये उनसे एविडेंस मिले हैं। क्यों हमें लगता है? क्योंकि जो हमने जो बरियल साइट्स देखी वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने कुछ पॉट्स को भी रखा,
कोई उनका फेवरेट एनिमल रहा होगा उसको भी रखा, सेक्रीफाइस के एविडेंस हमको मिले हैं, कुछ एक डॉग मिला है उसके गले पर चोट के निशान है तो इसका मतलब उसको मारा गया होगा, उसकी बलि दी गई होगी, इस तरीके के हमको मिले हैं। एक्सकवेशन हैज शोड बरिड द डेड विद फूड आइटम्स वहां पे मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनको लगता था कि ये फूड उनकी नेक्स्ट जर्नी में काम आने वाला है, ऑर्नामेंट्स में हो सकता है वो ले जा पाए, ऐसा बिलीफ होता होगा। तो बरियल साइट्स पे हमको ये सारी चीजें मिली हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूलिथिक पीरियड के लोगों को यकीन था कि लाइफ जो है डेथ के बाद भी होती है। तो दो डिफरेंट तरीके के मोड ऑफ डिस्पोजल हमको मिले हैं, जिसमें क्या था, प्राइमरी एक्सटेंडेड बरियल्स एंड पोस्ट एक्सकारनेशन बरियल्स। इन्फेंट्स जो थे बरिड, जो छोटे बच्चे थे, बिल्कुल इन्फेंट्स जिसको कहते हैं, उनको बर्तनों के अंदर डाल के फिर दफनाया गया। ये जो प्रैक्टिस है गाँव में, कुछ गाँव में प्रैक्टिस होती है अभी भी। छोटे जो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं 2-4 महीने के, उनको ऐसे ही नहीं डाला जाता ज़मीन में, उनको एक मटके के अंदर डाल के फिर दफनाया जाता है। तो ये हमको तब से मिला था। कश्मीर वैली में हमने देखा कि डेड वर बरिड विद यूजुअली ओवल शेप पिट्स में, ओवल शेप पिट्स में उनको दफनाया गया। पिट्स वर नैरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बॉटम, ऊपर से छोटे होते थे और नीचे से ऐसे बड़ा सा उसके अंदर बनाया जाता था। तो इस तरीके के पिट्स हमने देखे। तो बरियल ऑफ डॉग्स, कट मार्क्स सजेस्टेड दैट दे वर यूज्ड इन सेक्रीफाइस। उनके जो हमें जो कुछ डॉग्स मिले, मैंने आपको बताया, उनके जो गर्दन था, जो हमें एक साइट मिली है उसमें एक डॉग की गर्दन के ऊपर एक कट का निशान दिखा, तो इससे हमें लगता है कि वहां पे उसकी बलि भी चढ़ाई गई होगी, ऐसा हमने इन्फर किया। तो ये जो था इनके लाइफस्टाइल था अब तक का। हमने नियोलिथिक साइट के बारे में पढ़ा, नियोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से लोग जो है अपना, किस तरीके के पॉट्स बनाते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, क्या वो खाते थे, किस तरीके के टूल्स को यूज करते थे। तो हमने ये सारी बातों को भी पढ़ा। मैंने आपको साथ साथ में बताया कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक से वो किस तरीके से अलग थे। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप इससे जुड़े हुए सब सवालों को कर पाएंगे और आपको लेटर ऑन कुछ और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ 3 चीजें रटनी है, पेलियोलिथिक साइट्स, मीजोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट्स, बस। और मैप पे आपको देखना है कि ये साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है, वो हमने लॉजिकली सारा पढ़ लिया। आपको इससे ज्यादा ना तो पढ़ने की जरूरत है, ना इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम जैसे जैसे आगे चैल्कोलिथिक पीरियड में एंटर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा होगा। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के मजा आ रहा है, और लेटर ऑन इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम एक एक साइट को लेके जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।